Hi everyone, welcome to Tireless Zone. I hope you guys are fine and enjoy the videos. आज शुरू करेंगे स्वतंत्र राज्य 18वीं सदी टॉपिक। स्वतंत्र राज्य से यहाँ मतलब है कि 18वीं सदी आते आते काफ़ी सारे क्षेत्र मुग़ल शासन से अलग होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आते हैं, जैसे कि हैदराबाद, अवध, बंगाल, कर्नाटका, रुहेलखंड, फारुखाबाद, भरतपुर, मथुरा, मैसूर, मराठे, पंजाब। इन्हीं क्षेत्रों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है। यहाँ मैंने 3 राज्यों को अलग से मेंशन किया है, हैदराबाद, अवध और बंगाल। ये तीनों राज्यों को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता था। आज मैं अवध और हैदराबाद कवर करूँगी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया? आंसर होगा निज़ाम उल मुल्क। इसका दूसरा नाम चिन मिलिच खां भी था। निज़ाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इसका वास्तविक नाम मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी था। इसे चिन मिलिच खां की उपाधि औरंगज़ेब ने दी थी। वहीं निज़ाम उल मुल्क की उपाधि फ़र्रुखसियार ने दी थी, जिस नाम से ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। आसफ जहाँ की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। निज़ाम उल मुल्क के विषय में एक फैक्ट बहुत पॉपुलर है कि इसने सैयद बंधु की हत्या में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सैयद बंधु के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल में, आप उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, शुकर खेड़ा का युद्ध किससे संबंधित है? आंसर होगा निज़ाम उल मुल्क और मुबारिज़ खां। इन दोनों के मध्य 1724 ईस्वी में शुकर खेड़ा का युद्ध होता है। इसमें मुबारिज़ खां की हार होती है और निज़ाम उल मुल्क जीतता है, और जीत के साथ ही इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुबारिज़ खां मुग़ल सूबेदार था, जो कि दक्कन मतलब दक्षिण क्षेत्र का मुग़ल सूबेदार था। तो शुकर खेड़ा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी युद्ध का परिणाम था हैदराबाद राज्य की स्थापना। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। निज़ाम उल मुल्क की हत्या या मृत्यु के बाद किसने हैदराबाद का शासन संभाला? निज़ाम उल मुल्क की हत्या 1748 ईस्वी में होती है। इसका आंसर होगा नासिर जंग। यहाँ मैंने हैदराबाद में हुए नवाबों को क्रम से लिखा हुआ है, इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं। पहला नवाब था निज़ाम उल मुल्क, जो कि 1724 से लेकर 1748 तक शासन करता है। उसके बाद हुआ नासिर जंग, फिर मुज़फ़्फ़र जंग, सलार जंग, फिर निज़ाम अली। निज़ाम अली के बारे में एक फ़ैक्ट है कि 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली ने निज़ाम अली के साथ ही सहायक संधि की थी हैदराबाद की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, सलार जंग का मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा हैदराबाद में। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो अंतिम निजाम हैदराबाद का था उस्मान अली खां। इसी के साथ हैदराबाद के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कराए हैं। अब शुरू करते हैं अवध। अवध में क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इसका ब्रीफिंग कर देना चाहती हूँ। अवध क्षेत्र का विस्तार अगर देखा जाए तो ये कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक था। ये एक बफर स्टेट था। बफर स्टेट सेंस कि ये एक अंतस्थ राज्य था मराठा और अंग्रेज़ों के बीच। तीसरा है फैक्ट कि अवध का सबसे पहला सूबेदार सादत खां बनता है 1722 में, और सादत खां को ही मोहम्मद शाह रंगीला ने एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम है बुरहा उल मुल्क। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अवध से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, फैज़ाबाद शहर की स्थापना किसने की? आंसर होगा सादत खां ने। सादत खां ही अवध का पहला सूबेदार था, ये याद रखिएगा, और इसने ही फैज़ाबाद की स्थापना की, और फैज़ाबाद शहर की स्थापना के साथ ही साथ इसको अवध की आरंभिक राजधानी भी बनाई। अमूमन लोगों को याद रहता है कि अवध की राजधानी लखनऊ थी, पर लखनऊ उसकी आरंभिक राजधानी नहीं थी, बल्कि इसकी पहली राजधानी फैज़ाबाद थी।
सेकंड क्वेश्चन, सादत खां की मृत्यु जो कि 1748 ईस्वी में होती है के बाद कौन अवध शासक बना? तो इसका आंसर होगा सफदर जंग। सफदर जंग सादत खां का भतीजा होता है जो कि बाद में इसका दामाद भी बनता है, और इसे नवाब वज़ीर भी लोग कहते थे। जिस तरीके से मैंने हैदराबाद में जितने भी निज़ाम हुए थे उनको लाइन से लिखा था, क्रम से, वैसे ही यहाँ मैंने अवध के बारे में लिखा है। सबसे पहला जो नवाब था वो था सादत खां, दूसरा था सफदर जंग, सफदर जंग के बाद सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के बाद उसका पुत्र आसफ़ुद्दौला, आसफ़ुद्दौला के बाद वज़ीर अली, सादत अली, राज़ीउद्दीन हैदर, नासिरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली शाह, और लास्ट में वज़ीद अली शाह। वज़ीद अली शाह का शासनकाल 1847 से लेकर 56 तक रहता है। इसी के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ये सारे नाम एक जैसे हैं और इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर 2-3 बार रिवाइज करें तो कम से कम ऑप्शन आने पे आप ज़रूर इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे और चीज़ें क्लिक हो जाती हैं अगर कई बार चीज़ों को रिवाइज़ किया जाए। तो इनमें से जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला सादत खां जो कि सूबेदार सबसे पहला बनता है। सादत अली भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि 1801 में इसी के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने सहायक संधि की थी। और वाजिद अली शाह जो कि आखिरी रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में क्लाइव ने किस अवध शासक से की थी? इसका आंसर होगा सुजाउद्दौला, जिसका शासनकाल था 1754 से 1705 तक। दरअसल बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उसके एक साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें क्लाइव ने सुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय से ये संधि की थी। इस संधि के तहत अवध से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया था। फोर्थ क्वेश्चन, बनारस की संधि कब हुई थी? आंसर होगा 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। ये संधि सुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल गवर्नर था। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध को पुनः वापस किया, वो भी 50 लाख रुपए में। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया, इलाहाबाद की संधि में अवध के शासक सुजाउद्दौला से अंग्रेज़ों ने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लिया था, और वही क्षेत्र 8 साल बाद 1773 ईस्वी में अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपए में बेचता है। तो ये सब अंग्रेज़ों की नीतियाँ थीं शासन करने की। पांचवा क्वेश्चन, किस अवध शासक ने राजधानी लखनऊ रूपांतरित की? तो इसका आंसर होगा आसफ़-उद-दौला। आसफ़-उद-दौला ने 1775 ईस्वी में अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। मैंने पहले ही बताया है कि फैज़ाबाद आरंभिक राजधानी थी अवध की और दूसरी थी लखनऊ, जिसको आसफ़-उद-दौला ने राजधानी बनाया। ये सुजाउद्दौला का पुत्र था। इसने लखनऊ में इमाम बाड़ा का भी निर्माण कराया और इमाम बाड़ा निर्माण कराने के पीछे इसका उद्देश्य मुहर्रम मनाना था। इसने अंग्रेज़ों से फैज़ाबाद की संधि की। इस संधि के तहत 2 बातें हुई। पहला, बनारस पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हुआ, बनारस क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण, और दूसरा इसने अंग्रेज़ों से अवध बेगम की सुरक्षा की गारंटी ली। अवध बेगम में इसकी माँ बहू बेगम, बुर्रा बेगम जो कि उसकी दादी थी, ये सब आती हैं। पर एट लास्ट अंग्रेज़ों ने ये संधि नहीं फुलफ़िल नहीं की और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवध बेगम को धन के मामले में लूटा। छठा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अवध क्षेत्र से सहायक संधि कब की थी? मैंने सहायक संधि प्रीवियस वीडियो में डिटेल में अच्छे से बताया है कि किसके साथ पहली बार हुआ था, किसने शुरू किया, यहाँ पे उसे आप देख सकते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी। फिलहाल यहाँ बात करते हैं अंग्रेज़ों ने अवध क्षेत्र के साथ कब सहायक संधि की थी। इसका आंसर होगा 1801 ईस्वी में। जिस टाइम ये संधि हुई थी उस टाइम अवध का शासक सादत अली था, जिसका शासनकाल 1798 से 1814 1814 तक था। सादत अली अंग्रेज़ों की मदद से बनने वाला नवाब था। 7वां क्वेश्चन,
अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ मैंने अंतिम स्वतंत्र नवाब बोला है, केवल अंतिम नवाब नहीं बोला है। इसका आंसर होगा वाजिद अली शाह। अगर अंतिम नवाब की बात की जाए तो उसका आंसर है बिरगिस कादिर, जो कि वाजिद अली शाह का पुत्र था। वाजिद अली शाह की बात की जाए तो इसको ठुमरी का जन्मदाता माना जाता है। इसने संगीत के क्षेत्र में ठुमरी का जन्म मतलब स्टार्ट किया ठुमरी को, और इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जिसका बदला इसकी पत्नी हज़रत बेगम ने 1857 की क्रांति में लिया। 8वां क्वेश्चन है, महक परी उपाधि किसकी थी? तो आंसर होगा बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह की पत्नी थी और इन्होंने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया अवध के क्षेत्र से, क्योंकि उस समय तक वाजिद अली शाह की मृत्यु हो चुकी थी और इनका पुत्र बिरगिस कादिर काफ़ी छोटा था, जिसे उन्होंने नवाब घोषित किया और उसकी संरक्षिता बनते हुए इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बिरगिस कादिर के बारे में अभी मैंने बताया ही है कि ये अवध का अंतिम नवाब था, और अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब की अगर बात की जाए तो वो था इसका पिता वाजिद अली शाह। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। अवध मैंने जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं मैंने कराया है, और इसे आप बार बार रिवाइज़ करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।